नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं प्रसंग में आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन हमारे संविधान सभा ने भारत के संविधान को अधिनियमित करके अंगीकार किया था। देश के इतिहास में यह दिन अविस्मरणीय है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान के संबंध में। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारत के लिए संविधान बनाने की चर्चा देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के काफी पहले ही प्रारंभ हो गई थी। संविधान सभा की मांग पहली बार सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। सन 1925 में महात्मा गांधी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया था, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का पहला प्रयास था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की तैयारी करने के लिए संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया, जिसे संविधान सभा कहा गया। ये चित्र भारत की संविधान सभा की सील का है। आप देख सकते हैं, इसमें अविभाजित भारत का नक्शा है। आइए हम अपनी संविधान सभा की संरचना के बारे में जानते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। आरंभ में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 अन्य दलों के थे। इसके अतिरिक्त 93 सदस्य विभिन्न रियासतों के थे। इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से 299 भारत में रह गए और शेष ने पाकिस्तान की संविधान सभा का रूप लिया। 299 में से 229 सदस्य निर्वाचित थे और 70 मनोनीत थे। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई थीं और भारत की संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गई थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा के सदस्य ही भारत की प्रथम संसद के सदस्य भी बने। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 165 बैठकें की। इन बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इस चित्र में आप जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा को संबोधित करते हुए देख सकते हैं। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य थे कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव, जिन्हें BL मित्तर द्वारा अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र देने के बाद शामिल किया गया था, और TT कृष्णमाचारी, जिन्हें देवी प्रसाद खेतान के स्थान पर शामिल किया गया था। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का यह दुर्लभ चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को इसी दिन से लागू भी किया गया। यहां पर आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की प्रति सौंपते हुए देख सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की विशेष बैठक हुई और उसमें संविधान पर सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके उसको मान्यता दी और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। हमारे संविधान की हिंदी और अंग्रेजी की दोनों मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं। इन्हें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है।
उन्होंने होल्डर और निब की सहायता से इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफी के साथ संविधान को लिपिबद्ध किया था। संविधान को देहरादून में छापा गया और सर्वे ऑफ इंडिया ने फोटोग्राफ किया। शांति निकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के निर्देशन में संविधान की मूल प्रतियों को अपने चित्रों से सजाया था। प्रस्तावना के प्रश्नों को बी राम मनोहर सिन्हा ने बनाया था। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी की लिखी मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी हुई हैं। इन प्रतियों को हीलियम से भरे पात्रों में रखा गया है ताकि वे खराब ना हो। संविधान के अंतिम रूप से स्वीकृत होने के पूर्व इसके ड्राफ्ट पर लंबी बहस हुई थी और मूल प्रारूप में 2000 संशोधन किए गए थे। भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में यूट्यूब के चैनल पीपल ट्री लाइव हिस्ट्री इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत बड़ा ही अच्छा वीडियो उपलब्ध है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। This is one of the most significant group photographs in the context of the making of modern India. Members of the Constituent Assembly gathered in what is today the Central Hall of Parliament House to append their signatures to the final draft of the Constitution of India. 2 days later, on the 26th of January 1950, the Constitution came into effect, transforming the Dominion of India into the Republic of India. Its formulation was a Herculean task, and the leaders of the nation spent a total of 165 days debating on topics like the Uniform Civil Code, reservations, abolition of the death penalty, states' rights, the national language, and federalism. The Constituent Assembly, consisting of indirectly elected representatives, met for the first time on the 9th of December 1946 and got started on framing a constitution where all power and authority would be derived from the people. People who were profoundly diverse, largely illiterate and poor. Significant contributions were made by 15 women members of the Assembly who brought unique perspectives to the table. In his last speech to the Constituent Assembly on the 25th of November 1949, Ambedkar said, "If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves." Ambedkar also took the opportunity for some plain speak on his worries about the road ahead, worries which exist even today. He said, "I am of the opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal." The next day, on the 26th of November 1949, the Constitution was adopted. इस छोटे से वीडियो में हम भारत के संविधान पर विस्तृत चर्चा तो नहीं कर सकते। अगर आप संविधान के सभी पहलुओं पर विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी YouTube चैनल पर इसके बारे में एक अलग प्लेलिस्ट उपलब्ध है। तो आज हम संविधान की मूल भावना पर ही बात करेंगे और इस मूल भावना को समझने का सबसे अच्छा तरीका संविधान की प्रस्तावना को समझने का है। सर अल्लारी कृष्णा स्वामी ने संविधान सभा की बहस में कहा था कि प्रस्तावना व्यक्त करती है कि हमने इतने लंबे समय तक क्या सोचा था, क्या सपना देखा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेलट और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना उन सभी आदर्शों और उद्देश्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करती है जिनके लिए भारत ने इतने लंबे समय से सपना देखा है और पूरे औपनिवेशिक काल के दौरान संघर्ष किया है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष संविधान के उद्देश्यों को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। लंबी बहस के बाद इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद BN राव ने संविधान की प्रस्तावना का एक मसौदा तैयार किया जिसे 4 जुलाई 1947 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप देने के बाद दिया गया ताकि संविधान के अनुरूप बन सके। तो आइए हम संविधान की प्रस्तावना को मिलकर पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। इसे बनाने और लागू करने की शक्ति भी लोगों से ही मिली है। यह प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक के बारे में तो सभी जानते हैं, तो इन शब्दों पर आज हम बात नहीं करेंगे। यद्यपि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की भावना संविधान में पहले से ही रही है। प्रस्तावना में यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग प्रारंभ में नहीं किया गया था, लेकिन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात पहले ही दिन से थी। इसी तरह यद्यपि समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रारंभ में नहीं किया गया था, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात पहले दिन से ही कही गई थी। इसे संविधान के विभिन्न प्रावधानों में भी देखा जा सकता है। डीएस नकारा बनाम भारत संघ में वर्ष 1982 में न्यायालय ने कहा है कि समाजवाद का मूल उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना है और उनके जन्म के दिन से उनके मरने के दिन तक उनकी रक्षा करना है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुन सकते हैं, जिसमें नास्तिक होना भी शामिल है। राज्य सभी धर्मों को समान व्यवहार के साथ एक समान आदर करता है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में संविधान के प्रमुख प्रावधान भी देखिए। अनुच्छेद 14 में समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 15 और 16 में धर्म, जाति आदि जैसे आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 और 21 में नागरिकों की सभी स्वतंत्रताएं, जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, प्रदान की गई है। अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 28 तक में धर्म का पालन करने से संबंधित अधिकार हैं और अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों को समान मानते हुए समान नागरिक कानून बनाने को राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है। एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता कहा गया है। बाल पाटिल बनाम भारत संघ 2005 में न्यायालय ने माना कि सभी धर्मों और धार्मिक समूहों के साथ बराबर रूप से और समान सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। एमपी गोपालकृष्णन नायर बनाम केरल राज्य 2005 में न्यायालय ने कहा कि राज्य हर धर्म की अनुमति देता है, परंतु किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता है। आज के माहौल में जब समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करने का षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से चल रहा है, इस बात की महती आवश्यकता है कि हम भारत के संविधान की इस मूल भावना को बेहतर तरीके से समझें और अपने हृदय में इसके महत्व को स्वीकार करें। मुझे तब डर नहीं लगता जब सरकारें दुकानदारों को अपने धर्म की तख्तियां अपने दुकानों पर लगाने का आदेश देती हैं। मुझे डर तब भी नहीं लगता जब सरकारें किसी धर्म विशेष के अपराधियों पर बुलडोजर चलाकर त्वरित न्याय देने में अपनी सफलता समझने लगती हैं, क्योंकि सरकारों के इन कार्यों के विरुद्ध न्याय देने में हमारे न्यायालय सक्षम हैं। लेकिन मुझे डर तब लगता है जब मेरे अपने मित्र, संबंधी और बुद्धिजीवी ये कहने लगते हैं कि उन्हें किसी खास धर्म के मानने वालों का विरोध करना सही लगता है। जब हमारे बचपन के साथी व्हाट्सएप समूहों में और दोस्तों की महफिलों में धर्म के आधार पर अलग व्यवहार करने को सही सिद्ध करने लगते हैं, तब मुझे डर लगता है कि कहीं भारत की आत्मा तो नहीं मर रही है।
एक है तो सेफ है में क्या सभी धर्मावलंबियों की एकता की बात हो रही है या फिर हम किसी खास धर्म को मानने वालों के विरुद्ध एक होने की बात कर रहे हैं? हमें यह समझना ही होगा कि जब हम एकता की बात करते हैं तो उसमें धर्मनिरपेक्षता और समता शामिल है। जब तक सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का एक समान आदर नहीं किया जाएगा तब तक एकता की बात करना बेमानी है। इसी प्रकार जब तक समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तब तक देश में एकता की बात करना बेमानी ही होगा। भारत के संविधान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात न्याय की है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। सामाजिक न्याय का अर्थ है वंचित लोगों को भी समाज में वही सम्मान प्राप्त हो जो अगड़ों को मिलता है, शोषण खत्म हो और आगे बढ़ने के समान अवसर सभी को मिलें। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन मिले और सभी लोगों को कमाने के समान अवसर मिलें। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 सालों के बाद भी तीनों प्रकार के न्याय समाज के बहुत से लोगों के लिए स्वप्न के समान हैं। तमाम योजनाओं और कानूनों के बाद भी सरकार अभी तक सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं दिला पाई है। राजनीतिक न्याय भी बहुत से लोगों के लिए दिवा स्वप्न की भांति है। आरक्षण को लेकर देश में एक बहस चल पड़ी है, लेकिन इस बात पर बहस नहीं होती कि सरकार की आर्थिक सहायता और अनुदान की योजनाओं के बाद भी सभी को समान अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं और इसके लिए क्या करना आवश्यक है। सोचिए कि अगर आरक्षण समाप्त कर दिया गया तो जो थोड़े से अवसर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिल पाते हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। यदि हम वास्तव में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता चाहते हैं तो इसके लिए हमें सभी वर्गों के लोगों को अपना भाई मानकर उनके साथ वही व्यवहार करना होगा जो हम स्वयं के साथ चाहते हैं। तभी बंधुता और समरसता आएगी। भारत के संविधान में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वह स्वतंत्रता की बात है। संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। आज इन्हें दोबारा याद करने की बड़ी आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत से आघात हुए हैं। प्रेस की आजादी को केवल कानून से नहीं बल्कि कॉरपोरेट जगत द्वारा खरीद कर भी समाप्त किया जा रहा है। रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स नामक संस्था प्रतिवर्ष दुनिया के सभी देशों की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है जिसमें भारत का स्थान 159वां है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 2 स्थानों पर आया है, परंतु प्रेस की आजादी में भारत की स्थिति काफी दयनीय है। पहले लोग सही खबरों के लिए बीबीसी के समाचार सुना करते थे, आज लोग सही खबरों के लिए यूट्यूब सुनते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार अब यूट्यूबर न्यूज चैनलों पर भी लगाम कसने की तैयारी में है। इसी तरह राजद्रोह के कानून का भी बड़ा दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के लिए किया जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तो कह ही चुका है कि राजद्रोह का कानून समाप्त कर देना चाहिए। YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत इस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। How is sedition defined? Drafted by British historian politician Thomas Babington Macaulay in 1837, the sedition charge, as we understand it today, was included in section 124A of the IPC in 1870. It is a non-bailable offence which makes any speech or expression that brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India a criminal offence punishable with a maximum sentence of life imprisonment. At the time of its inception, this law was put into place by the British to suppress dissent and silence freedom fighters like Gandhi and Tilak who spoke against the policies of the colonial government. It is no surprise that a century and a half later the law continues to be used, or rather misused, in the same way. As per the 2020 National Crime Records Bureau or NCRB report, the number of sedition cases in the country has been rapidly growing, while at the same time, the number of convictions in such cases remains extremely low. In 2018, 70 sedition cases were filed, not a single person was convicted.
In 2019, subsequently 93 cases were filed while only 2 were convicted, and in 2020, 73 cases were filed and not even 1 was convicted. This drastic mismatch between number of cases and rate of conviction clearly indicates that the state has been misusing this provision to file baseless and frivolous cases. हाल ही में जब सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों में बदलाव करके नई संहिता का निर्माण किया था, तब अवसर था कि अंग्रेजों का बनाया हुआ राजद्रोह का कानून समाप्त किया जाए, परंतु ऐसा न करके इसे और कड़ा बना दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून, बिना ट्रायल जेल में बंद रखने के कानून, आपराधिक मानहानि का कानून ऐसे कानून हैं जिनकी अंग्रेजों के शासन में बड़ी आलोचना होती थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकार ने इन्हें भी लागू रखा है। सच यह है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा में सामंजस्य रखना होगा, लेकिन देशभक्ति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी तो नहीं किया जा सकता। पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे मामलों में कई महीनों और कभी-कभी सालों की लंबी कैद काटने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को ही अवैध ठहराया है। प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में और संजय राउत के मामले में ऐसा ही हुआ। इसके अतिरिक्त और न जाने कितने लोग होंगे जो न्यायालय की चौखट तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे। राज्य जब लोगों को संरक्षण देने के स्थान पर खुद ही बिना कारण जेलों में डालने लगे तो चिंता तो होगी ही। आज संविधान दिवस पर मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि आइए हम सब मिलकर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए संविधान की मूल भावना की रक्षा का संकल्प एक बार फिर से लें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।